आज का हमारा टॉपिक है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इन एम्फियोक्सिस या ब्रेंकियोस्टोमा। एम्फियोक्सिस या ब्रेंकियोस्टोमा के अंदर ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। तो सबसे पहले इसके ब्लड की बात करते हैं। ब्रेंकियोस्टोमा का जो ब्लड होता है वो कलरलेस होता है, रंगहीन ब्लड होता है। हार्ट इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता। वेस्कुलर सिस्टम में हार्ट नहीं पाया जाता है। हार्ट का काम कौन करता है? साइनस वेनोसस। जो ब्लड होता है वो रेस्पायरेशन के अंदर हेल्प नहीं करता है, श्वसन के अंदर हेल्प नहीं करता है, क्योंकि ब्लड में रेस्पायरेटरी पिगमेंट्स और कार्पल सेल्स, ब्लड कार्पल्स एब्सेंट होती हैं। तो ये जो ब्लड रहता है वो श्वसन के अंदर हेल्प नहीं करता, रेस्पायरेशन में कोई हेल्प नहीं करेगा। जो ब्लड रहता है उसके अंदर पिगमेंट भी अनुपस्थित होते हैं, पिगमेंट एब्सेंट रहते हैं, तो ब्लड कैसा रहेगा? कलरलेस ब्लड पाया जाता है। नॉर्मली जो एनिमल होते हैं उनके अंदर ब्लड जो रहता है वो ब्लड वेसल्स, आर्टरीज और वेन्स के अंदर बहता है। लेकिन जो ब्रेंकियोस्टोमा होता है उसके अंदर एक फोर्थ स्ट्रक्चर होती है जिसे बोलते हैं लसिका लिम्फ वेसल, लसिका वाहिनी बोलते हैं, जिसे क्या बोलेंगे? लिम्फ वेसल या लसिका वाहिनी बोलते हैं। उनके अंदर भी ब्लड बहता है। हार्ट इसके अंदर एब्सेंट होता है। इसमें जो भी आर्टरीज, वेन्स और जो वेसल्स पाई जाती है वो सब स्ट्रक्चर में देखने में या संरचनात्मक रूप से एक समान होती है। स्ट्रक्चर उनकी एक जैसी होती है, तो उनके अंदर डिफरेंस नहीं कर पाते हैं, विभेदन नहीं कर पाते हैं। ये पता नहीं चलता है कि कौन सी आर्टरी है, कौन सी वेन है। डिफरेंस नहीं कर पाते हैं दोनों के अंदर। जितनी भी इसकी आर्टरीज रहती है, वेन्स रहती है, वेसल्स रहती है, सबकी भित्ति कैसी होती है? मोटी और कॉन्ट्रेक्टाइल होती है, संकुचनशील भित्ति से बनी हुई रहती है। अब देखते हैं इसका ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। तो इसमें क्लोज टाइप का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है। सबसे पहले जो ब्लड रहता है वो साइनस वेनोसस में रहता है। साइनस वेनोसस जो होता है वो ब्लड को आगे पंप करता है। ब्लड को पंप करेगा, ब्लड यहाँ से बाकी बॉडी ऑर्गन्स के अंदर जाएगा, यहाँ से सर्कुलेट होकर पूरा वापस घूमकर कहाँ आएगा? साइनस वेनोसस के अंदर आ जाता है। अब देखते हैं ये जो ब्लड होता है इसका सर्कुलेशन कैसे होता है। उससे पहले देखते हैं कि जो डायग्राम हमने बनाया है ये दो भागों में हम डिवाइड करके इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले ये जो है ये आगे का भाग है और ये पीछे का भाग है। ये एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर पार्ट है। अब जो हमें दिख रहा है डायग्राम वो है इसका लेफ्ट पार्ट से हम इसको पढ़ रहे हैं। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो भाग है ये फेरिक्स का ग्रसनी का भाग है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट फेरिक्स या ग्रसनी का पार्ट है। पीछे का जो पार्ट है वो इंटेस्टाइन का पार्ट है, आंत्र का भाग है। पीछे आंत्र की तरफ का भाग है और यहाँ फेरिक्स का ग्रसनी वाला भाग है। अब हम पढ़ते हैं इसका वेस्कुलर सिस्टम, सर्कुलेशन इसके अंदर कैसे होता है। तो सबसे पहले ब्लड जो होता है वो साइनस वेनोसस के अंदर आता है। साइनस वेनोसस जो होता है वो हार्ट की जगह काम करता है, ब्लड को स्टोर करके रखता है। ब्लड को स्टोर करेगा और साथ में करता है ब्लड को पंप करने का काम भी करता है। तो साइनस वेनोसस ब्लड को पंप करेगा। ये जो ब्लड है वो साइनस वेनोसस से कहाँ आएगा? वेंट्रल एरोटा के अंदर आता है। वेंट्रल एरोटा के अंदर आएगा। ये जो वेंट्रल एरोटा होती है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, लंबी नलिकाकार रचना होती है और थोड़ी इसकी भित्ति जो रहती है थोड़ी मोटी रहती है। वेंट्रल एरोटा जो है वो ऊपर की तरफ में आर्टरीज से जुड़ा हुआ रहता है। ऊपर की तरफ ये आर्टरीज से जुड़ा हुआ रहता है। ये जो आर्टरीज है ये ऊपर की तरफ जाने से पहले फूली हुई संरचना से जुड़ती है। फूली हुई संरचना रहती है उससे जुड़ती है। ये जो संरचना होती है इसे बल्बिल्स कहते हैं। बल्बिल्स का काम क्या होता है? ब्लड को ऊपर की तरफ पंप करने का काम होता है। ब्लड को पंप करने का काम करती है। तो वेंट्रल एरोटा से ब्लड कहाँ आएगा? बल्बिल्स के अंदर। बल्बिल्स जो रहते हैं ब्लड को ऊपर की तरफ में पंप करेंगे तो ब्लड कहाँ जाएगा? फेरिक्स वाले भाग के अंदर जाता है। फेरिक्स वाले भाग में क्या उपस्थित होते हैं? गिल स्लिट्स और गिल बार प्रेजेंट होते हैं। गिल स्लिट्स पाए जाते हैं और गिल बार पाई जाती हैं। क्लोम दरारें और क्लोम छड़ें पाई जाती हैं। एक गिल बार से लेकर दूसरी गिल बार, एक गिल बार जो रहती है वो दूसरी गिल बार से ट्रांसवर्स वेसल के द्वारा जुड़ी हुई रहती है। एक गिल बार दूसरी गिल बार से ट्रांसवर्स वेसल के द्वारा जुड़ी हुई रहती है। अब यहां से ये जो आर्टरी है वो ऊपर की तरफ में जाती है। वेंट्रल एरोटा जो रहता है ऊपर की तरफ में आर्टरी से जुड़ा हुआ रहता है। जो राइट साइड में जो आर्टरी प्रेजेंट रहती है उसे बोलते हैं प्राइमरी अफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी। प्राइमरी अफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी। जो लेफ्ट साइड में जो आर्टरी प्रेजेंट रहती है उसे बोलते हैं सेकेंडरी अफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी। सेकेंडरी अफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी। दोनों आर्टरियां जो रहती है वो फेरिक्स में जाती है, ऊपर की तरफ में जाएगी। फेरिक्स में जाने के बाद में ये जो आर्टरी रहती है डोर्सल एरोटा तक पहुंचती है। डोर्सल एरोटा तक पहुंचती है। ये जो डोर्सल एरोटा होता है वो फेरेंजियल वाल, जो फेरिक्स की जो दीवारें होती हैं उसके दोनों तरफ प्रेजेंट रहती है और दो डोर्सल एरोटा पाए जाते हैं। ऊपर और नीचे की तरफ में दो डोर्सल एरोटा पाए जाते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं? राइट और लेफ्ट एरोटा बोलते हैं। राइट लेफ्ट डोर्सल एरोटा कहते हैं।
ये जो है ये राइट डोर्सल अरोटा और ये लेफ्ट डोर्सल अरोटा। जो राइट डोर्सल अरोटा होता है उसकी जो भित्ति होती है थोड़ी मोटी होती है। दोनों को सम्मिलित रूप से क्या बोलेंगे, मिक्स रूप में इसे बोलते हैं लेटरल डोर्सल अरोटा। मिक्स रूप में इसे बोलते हैं लेटरल डोर्सल अरोटा। दोनों जो ब्रेंकियल आर्टरी रहती है, प्राइमरी ब्रेंकियल आर्टरी और सेकेंडरी एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी, दोनों ब्रेंकियल आर्टरी कहाँ खुलती है, डोर्सल अरोटा में। डोर्सल अरोटा के बाद में डोर्सल अरोटा से आर्टरीज निकलती है ऊपर की तरफ में, जो कहाँ खुलती है, नेफ्रिडिया से जुड़ती है, नेफ्रिडिया में खुलेगी। डोर्सल अरोटा से आर्टरीज निकलती है जो नेफ्रिडिया में जुड़ती है। ये जो आर्टरीज रहती है इन्हें बोलते हैं इफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी। इफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी जो प्राइमरी और सेकेंडरी आर्टरी होती है, यहाँ आकर उनका नाम चेंज हो जाता है, क्या बोलेंगे, इफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी बोलते हैं। ये आर्टरीज कहाँ जुड़ती है, नेफ्रिडिया से जुड़ती है, नेफ्रिडिया। अब नेफ्रिडिया में वेसल्स पाई जाती हैं जो क्या कहलाती हैं, वेसल्स ऑफ प्रोटोनेफ्रिडिया। नेफ्रिडिया में वेसल्स पाई जाती हैं जो वेसल्स ऑफ प्रोटोनेफ्रिडिया कहलाती हैं, जो ऊपर की तरफ में खुलती है, लेफ्ट डोर्सल अरोटा में खुलती है। दोनों जो डोर्सल अरोटा होते हैं, दोनों डोर्सल अरोटा आगे की तरफ में एक नलिका का संरचना बनाकर जुड़ जाते हैं और एक आर्टरी बनाते हैं। दोनों डोर्सल अरोटा एक ट्यूबलाइक संरचना बनाकर आपस में फ्यूज हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, इंटरनल कैरोटीन आर्टरी बनाते हैं। इंटरनल कैरोटी आर्टरी बनाते हैं, इंटरनल कैरोटीन आर्टरी। ये जो इंटरनल कैरोटीन आर्टरी होती है ये आगे जाकर रोस्ट्रम को ब्लड पहुंचाती है। कहाँ ब्लड देगी, रोस्ट्रम को, आगे के भाग में रोस्ट्रम को ब्लड देने का काम करती है। अब जो दोनों जो डोर्सल अरोटा होते हैं, दोनों डोर्सल अरोटा होते हैं, ये जो पीछे की तरफ खुलेंगे, पीछे की तरफ फ्यूज हो जाते हैं। फ्यूज होकर क्या बनाते हैं, मीडियन डोर्सल आर्टरी बनाते हैं। दोनों डोर्सल अरोटा पीछे की तरफ में फ्यूज हो जाते हैं। फ्यूज होकर क्या बनाएंगे, जुड़ जाते हैं, पीछे क्या बनाएंगे, मीडियन डोर्सल आर्टरी बनाते हैं, मीडियन डोर्सल आर्टरी। ये जो मीडियन डोर्सल आर्टरी होती है, ये जब कोडल भाग में पहुंचती है, पीछे के पूंछ वाले भाग में पहुंचती है, तो इसे क्या बोलेंगे, कोडल आर्टरी बोलते हैं, कोडल आर्टरी। जो कोडल आर्टरी रहती है उसमें से 3-4 आर्टरीज निकलती है। कोडल आर्टरी में से 3-4 नीचे की तरफ आर्टरीज निकलती है जिन्हें इंटेस्टाइनल आर्टरी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, इंटेस्टाइनल आर्टरी बोलते हैं। ये जो इंटेस्टाइनल आर्टरी होती है ये इंटेस्टाइन को ब्लड देने का काम करती है, आंत्र को ब्लड पहुंचाती है। सभी आर्टरीज, ये जो इंटेस्टाइनल आर्टरी जो होती है, सभी आर्टरीज मिक्स होकर एक कॉम्प्लेक्स बनाती है, जुड़ जाती है, कॉम्प्लेक्स का निर्माण करती है। इस कॉम्प्लेक्स को क्या बोलेंगे, इंटेस्टाइनल प्लेक्सस बोलते हैं, इंटेस्टाइनल प्लेक्सस। इंटेस्टाइनल प्लेक्स में से नीचे की तरफ में वेन्स निकलती है जिन्हें इंटेस्टाइनल वेन कहते हैं। इंटेस्टाइनल प्लेक्सस में से नीचे की तरफ में वेन्स निकलती है जिन्हें इंटेस्टाइनल वेन कहते हैं। इंटेस्टाइनल वेन से जो ब्लड है वो कहाँ आएगा, कोडल वेन के अंदर। इंटेस्टाइन वेन रहती है, इंटेस्टाइन वेन में से ब्लड जो आएगा कोडल वेन के अंदर। अब कोडल वेन से ब्लड कहाँ आएगा, सब इंटेस्टाइनल वेन के अंदर आता है। कोडल वेन से ब्लड आएगा सब इंटेस्टाइनल वेन से। जो सब इंटेस्टाइनल वेन रहती है वो आगे जाकर एमडी से जुड़ी हुई रहती है, इसे बोलते हैं मिड गट डायवर्टिकुलम। मिड गट डायवर्टिकुलम से जुड़ जाती है। ये जो पूरी स्ट्रक्चर है इसे बोलते हैं मिड गट डायवर्टिकुलम। सब इंटेस्टाइनल वेन किससे जुड़ती है, मिड गट डायवर्टिकुलम से। मिड गट डायवर्टिकुलम के अंदर के भाग में हिपेटिक पोर्टल वेन पाई जाती है। मिड गट डायवर्टिकुलम के अंदर वाले भाग में हिपेटिक पोर्टल वेन पाई जाती है। ये जो हिपेटिक पोर्टल वेन होती है ये ऊपर की साइड में हिपेटिक वेन से जुड़ती है, तो ब्लड आएगा हिपेटिक वेन के अंदर। यहां से होता हुआ सब इंटेस्टाइनल वेन से होता हुआ ब्लड मिड गट डायवर्टिकुलम में आता है। मिड गट डायवर्टिकुलम से हिपेटिक वेन के अंदर आएगा और हिपेटिक वेन जो रहती है वो नीचे की तरफ में साइनस वेनोसस में खुलती है। हिपेटिक वेन साइनस वेनोसस में खुलती है। जो हिपेटिक पोर्टल सिस्टम होता है वो सबसे पुराना प्रकार का सिस्टम होता है। ब्लड वेस्कुलर का सबसे पुराना सिस्टम क्या कहलाता है, हिपेटिक पोर्टल सिस्टम कहलाता है। और जो मिड गट डायवर्टिकुलम होता है वो लीवर की तरह काम करता है, यकृत की तरह काम करता है। तो जो ब्लड रहता है वो वापस यहीं पे आ जाता है, साइनस वेनोसस के अंदर आ जाता है। ये तो था ब्लड का सर्कुलेशन इस तरह से होता है। अब इसके अलावा भी इसमें 1-2 और वेन्स पाई जाती है जो ब्लड का सर्कुलेशन करती है। जैसे पेराइटल वेन रहती है। ये जो पेराइटल वेन रहती है पीछे के भाग में से कोडल वाले भाग में से ब्लड लेकर आती है और कहाँ पहुंचाती है, साइनस वेनोसस के अंदर ब्लड देती है, साइनस वेनोसस में ब्लड देती है। इसके अलावा 2 वेन रहती है जैसे हम बोल रहे हैं एसीवी और पीसीवी। पीसीवी का मतलब होता है पोस्टीरियर कार्डिनल वेन। एसीवी का मतलब होता है एंटीरियर कार्डिनल वेन। जो एंटीरियर भाग से ब्लड लेकर आ रही है उसे बोलते हैं एंटीरियर कार्डिनल वेन, और जो पोस्टीरियर भाग से ब्लड लेकर आ रही है उसे बोलते हैं
पीछे के भाग से जो ब्लड ला रही है उसे बोलते हैं पोस्टीरियर कार्डिनल वेन्स। दोनों जो वेन होती है वो आपस में फ्यूज हो जाती है और इसे मिक्स रूप में क्या बोलेंगे, डक्टस कुवेरी बोलते हैं। मिक्स रूप में डक्टस कुवेरी बोलेंगे। दोनों वेन्स आपस में यहाँ पे फ्यूज हो जाती है, फ्यूज होकर क्या बनाती है, डक्टस कुवेरी वेन बनाती है। ये जो वेन होती है वो कहाँ खुलती है, डाइवर्टिकुलम में, मिडगेट डाइवर्टिकुलम में खुलती है और यहाँ से ब्लड फिर कहाँ आता है, साइनस वेनोसस में। तो इस प्रकार से जो एम्फियोसिस या जो ब्रेंकियोस्टोमा होता है उसमें ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।